16 जुलाई 2012 कसेड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौट रहे थे। वो सब हॉलिडेज एंजॉय करने के बाद वापस अपने होम टाउन लौट रहे थे। अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। हाँ यार, साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में कुछ पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? पता नहीं यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है। ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, क्या बहाना है? तो तेरे कहने का मतलब है कि रात को ये रास्ता अपने आप लंबा हो गया है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने अब तक कभी रात में इस रास्ते से सफर नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, तो बिना एक्सपीरियंस के ही तूने रात के 12 बजे इस रास्ते को चुना है। वो अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो ट्रक लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। कैसा ड्राइवर है? पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। साहिल, साइड दे उसको, वरना ये हमको मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था जैसे खंडर से निकाला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक थी। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। तो दोस्तों, अब क्या इरादा है? मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि असल में माजरा क्या है। तू पागल हो गया है क्या? आधी रात में इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक में से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले पोशाक पहने हुए थे और उसके सिर पर एक हैट था। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने को उत्सुक हो गए। अमित को भी मजबूरन उनके साथ चलना ही पड़ा। भला वो अकेला रहकर क्या ही कर लेता। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उस ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक ट्रक ड्राइवर, यानी वही नकाबपोश आदमी, उसने कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उन्हें बेरहमी से खाए जा रहा था। वो जिस्म के हर अंग को निकाल कर बड़ी गंदी तरह से खाए जा रहा था। भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो जल्दी यहाँ से। हड़बड़ाहट में वो सभी एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही उसे वहां 3 लड़के भागते और एक अकेला अमित खड़ा दिखा। वो शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही
अमित की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद का नजारा इससे भी भयानक होने वाला था। भागो सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुकना मत। सभी गाड़ी की तरफ भागने लगे और फाइनली गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल, क्या कर रहा है? जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? कोशिश तो कर ही रहा हूं। साहिल गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उन्हें दिखता है कि अब वो दूर खड़ा शैतान अमित के जिस्म को खाने के बाद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अब तेज हो चुका था और वो गाड़ी के लगभग नजदीक पहुंच ही गया था। लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वो शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वो हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और अनिकेत ने खिड़की से बाहर अपनी मुंडी निकाली, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वही शैतान है। तभी उस शैतान ने अनिकेत के सिर को अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डर गए और जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वो दोनों सांस दबाए चुपचाप लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर उसे राजीव एक कोने में दिखा। वो शैतान लंबे नाखून और अपनी धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। उसका भी सिर धड़ से जमीन पर आ पड़ा। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिस वजह से वो बच गया। 16 दिसंबर 2012 की रात कसेड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतहा रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतहा सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे उसी कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूं जॉब के लिए। ना कोई अच्छी जॉब मिल रही है, ना रहने को अच्छा घर है। आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मेरे सारे दोस्त भी पैसे ना होने के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। कितना ट्राई किया कि किसी अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, पर नहीं, हर बार रिजेक्ट हुआ हूं। मेरी जिंदगी मुझे अच्छे से जीने नहीं देना चाहती। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से छूट तो जाऊंगा। वो रोते रोते पानी में देखता है। उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई देती है। वो पानी को छूता है। अगले ही पल पानी का रंग बदलने लगता है। आसमान जैसा नीला पानी काला होने लगता है। देखते ही देखते उस तालाब का पानी पूरी तरह से काला हो गया। उस पानी को देखकर मानो जैसे वो लड़का अपने होश खो बैठा हो और अगले ही पल उसने पानी में छलांग लगाई। कुछ दिनों बाद एक कॉलेज में पार्टी चल रही थी। सारे दोस्त एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वहां त्रिशा, पंकज, आकाश, ये 3 बेस्ट फ्रेंड भी थे। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर डांस करने के बाद तीनों जाकर साइड में बैठ गए। अरे पार्टी तो बहुत अच्छी रही, पर आगे क्या प्लान है? कहीं घूमने चले? अरे
अभी पिछले हफ्ते ही तो रिजॉर्ट में घूमने गए थे। पंकज, ये हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर है। पता नहीं कॉलेज खत्म होने के बाद हम वापस कब मिलेंगे। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिन ही तो साथ में रहने वाले हैं, तो ये वक्त भी एंजॉय करते हैं ना। घूमेंगे, पार्टी करेंगे, क्या पता कल हो ना हो। आकाश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कल कॉलेज के कैंटीन में मिलकर बाहर जाने का प्लान करेंगे ऐसा बोला। अगले दिन कहे मुताबिक सब कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप में घूमने की जगह देख रहा था। अरे यार, ये बार बार रिजॉर्ट, फोर्ट, बीच, इन सब जगह जाकर मैं बोर हो गई हूँ। हम कहीं और घूमने चलें, कुछ एडवेंचर करें। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे मतलब कुछ अलग करते हैं ना। जिन जगहों पर हम जा चुके हैं वो तो हर कोई जाता है। हम किसी हॉरर प्लेस पे जाएं तो, किसी डरावनी जगह। जरा देखें तो ये लोग जो भूत भूत के नाम पर आधी जिंदगी डर में गुजार देते हैं, वो सच में होते भी हैं या नहीं। निशा और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन पंकज के चेहरे का रंग उड़ गया था, मानो वो ऐसी घटनाएं जानता हो। पंकज ने ऐसी जगह जाने से मना किया, लेकिन निशा और आकाश ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन तीनों कॉलेज के कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप पर हॉरर प्लेसेस सर्च करने लगा। जगह तो बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाए कहाँ। अरे अपने शहर के आसपास ही देखो ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और घूमने को भी अच्छे से मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तभी आकाश को इंटरनेट पर एक हॉरर प्लेस दिखाई देता है, और वो जगह थी अग्रसेन की बावली, जो दिल्ली में है। आकाश ने कहा कि हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर है, तो अपनी कार लेकर भी जा सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तीनों कार लेकर निकल पड़े। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गए। कार से उतरकर वो अग्रसेन की बावली की तरफ जाने लगे। शुरुआत में एक गेट के सामने पहुंचे, जहां अग्रसेन की बावली नाम का एक बोर्ड बना हुआ था और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी लिखी हुई थी। तीनों ने बोर्ड को देखा और आगे चलने लगे। आगे चलकर उन्हें एक पहरेदार दिखाई दिया। वो उन तीनों की तरफ ही आ रहा था। आइए साहब, आप भी अग्रसेन की बावली देखने आए हैं? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहरेदार उन सबको बावली के अंदर ले गया। बावली के अंदर 100 से भी ज्यादा सीढ़ी थी। पहरेदार ने बताया कि यह बावली 700 साल पुरानी है। यह बारिश के पानी को जमा करने के लिए बनाई गई थी। पहले यहाँ पर लोग तैरने के लिए भी आते थे, लेकिन कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया। लेकिन इसे बंद क्यों किया? इतनी अच्छी तो है ये बावली। ये एक ऐतिहासिक बावली है, लेकिन इसके साथ कई राज भी जुड़े हैं। यह बात सुनकर त्रिशा ने राज के बारे में पूछा। पहरेदार ने बताया कि कुछ साल पहले इस बावली का पानी पूरा काला पड़ गया था और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता। लोग उसके अंदर डुबकी लगाते और मर जाते। उनकी लाशें भी ऊपर नहीं आती थी। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ था। आज भी इस बावली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है। अजीब आवाज मतलब कैसी आवाजें? यहाँ पर रोने की, चिल्लाने की, पायल की, डरावनी हंसी की आवाज आती है। क्यों, क्या हुआ पंकज? अभी से आवाज सुनाई देने लगी क्या तुझे? आकाश और त्रिशा हंसने लगे। पहरेदार वहां से चला गया। त्रिशा, पंकज और आकाश वहां के बने खूबसूरत आकृति को देखने लगे। घूमते घूमते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। पहरेदार ने सबको आवाज लगाई, बावली को बंद करने का वक्त हो गया है। सब लोग बावली से बाहर की ओर आ जाएं। शाम के वक्त बावली में रुकना मना है। अरे यहाँ पर तो जो लोग बोलते हैं वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि इस जगह के बारे में लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अरे जो लोग बोलते हैं सब घटनाएं रात को होती है, इसीलिए तो रात में बावली बंद होती है। अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ रात को रुकना होगा। पागलों जैसी बातें मत करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम चुप रहो पंकज, तुम बहुत डरपोक हो। चलो कहीं छुपते हैं, उस पहरेदार ने देख लिया तो बाहर निकाल देगा। तीनों बावली के एक कोने में छिप गए। पहरेदार के चले जाने के बाद सब बाहर आए और बावली में घूमने लगे। अंधेरा हो गया था, इसलिए सबने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चलते चलते त्रिशा को ठोकर लगी और उसके हाथ से मोबाइल छूट गई।
उसने मोबाइल उठाया और सामने देखा तो आकाश और पंकज दोनों वहां पर नहीं थे। त्रिशा ने उन्हें आवाज लगाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। त्रिशा चलते चलते बावली के पानी के पास पहुंची। उसने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। उसने पानी में हाथ डाला। अगले ही पल बावली का पानी काला होने लगा। त्रिशा की आवाज सुनकर आकाश और पंकज डर गए। वो त्रिशा को ढूंढने लगे। पंकज को त्रिशा दिखाई दी। उसने त्रिशा को आवाज लगाई पर त्रिशा ने पलटकर नहीं देखा। वो बस उस पानी को देखे जा रही थी। पंकज ने जैसे ही त्रिशा के कंधे पर हाथ रखा, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। त्रिशा की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, मानो वो किसी के वश में हो। आकाश भी वहां पहुंच गया था। उसने जो देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। त्रिशा ने जैसे ही पंकज को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक तावीज आ गया, जिससे डरकर वो जोर से चीखी और उसने पलटकर पानी में छलांग लगाई। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हो कौन? आपने ये सब कैसे किया? और हमारी दोस्त त्रिशा, उसे क्या हुआ है? वो ऐसे पानी में क्यों चली गई? मेरा नाम अदिति है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मैं यहाँ अपनी रिसर्च के लिए आई हूँ। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारी दोस्त त्रिशा मर चुकी है। इस काले पानी ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। ये बात सुनकर आकाश और पंकज रोने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। त्रिशा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी अदिति ने उनके हाथों में एक तावीज बांध दिया और मंत्र बोलने लगी, जिससे वो दोनों सुरक्षित हो गए। मानो या ना मानो, पर ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। तुम आज के जमाने के बच्चे ये सारी बातें हंसी मजाक में ले लेते हो, लेकिन तुम्हारा ये मजाक किसी की जान ले सकता है। ये बात तुम नहीं समझ पाते। जैसे हमारी जगह होती है रहने की, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, वैसे ही अतृप्त आत्माओं की भी अपनी जगह होती है और हम लोग उनकी जगह आकर गलती करते हैं। अदिति ने बताया कि उन्होंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की है। आकाश और पंकज दोनों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। आगे चलते चलते सबको एक पायल की आवाज सुनाई दी। अदिति जान चुकी थी कि ये एक छलावा है। उसने आकाश और पंकज का हाथ पकड़ा और बावली की बाहर की ओर जाने लगी। बावली के बाहर आते ही सूरज निकल आया। सूरज की पहली किरण के साथ वो तीनों बावली से बाहर आ गए। लेकिन बावली का राज अभी भी राज ही था कि आखिरकार लोग वहां जाकर आत्महत्या क्यों कर लेते थे और उनका मृत शरीर भी पानी में ऊपर क्यों नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है उस बावली के काले पानी का राज? आज 10 साल हो गए इस घटना को। आकाश विदेश में जॉब के लिए गया है और पंकज की शादी हो गई है और उसे एक लड़की भी है। लेकिन आज भी अग्रसेन की बावली की वो रात उनके मन में डर की दहशत बयां करती है। पंकज की लड़की अपने लैपटॉप पे सर्च करते हुए, अरे ये तो बहुत अच्छी जगह लगती है, बहुत पुरानी भी है। हम छुट्टियों में यहीं घूमने जाएंगे। चलो पापा और अंकल को इसकी एक फोटो भेजती हूँ व्हाट्सएप पर। अंकल भी तो आने वाले हैं अगले हफ्ते इंडिया। अग्रसेन की बावली की तस्वीर देखकर दोनों डर जाते हैं। कहाँ जाना है आपको? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या बोल रही हो? मजाक ना करो, जल्दी बताओ, आपको लिफ्ट चाहिए? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, शादी तो नहीं, पर और कुछ करना हो तो। राज और काजल की शादी को लगभग 1 साल हो गया था और उनकी एक बेटी भी थी। राज वैसे तो आंध्र प्रदेश के एक गांव का रहने वाला था, पर अभी वो और उसकी पत्नी काजल बैंगलोर में जॉब कर रहे थे। नमस्ते पिताजी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं अच्छा हूँ, पर तेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कल से तुझे बहुत याद कर रही है। हो सके तो तू आ जा। हाँ हाँ जरूर, मैं कल ही आ जाऊंगा। आप माँ से कहिएगा कि वो परेशान ना हो। ठीक है, पर ध्यान रखना कि रात में मत आना, उजाले में ही आना। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछ, बस तू दिन में ही आना।
ठीक है, आप घबराइए मत, मैं आता हूँ। राज उस शाम घर जाता है और काजल को सारी बात बताता है। हाँ तो ठीक है, चलते हैं कल। वैसे भी कल सैटरडे है तो मेरी छुट्टी है। हाँ, पर सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि पापा ने कहा है कि वहाँ दिन में ही आना, रात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो लोग पैकिंग करते हैं और सो जाते हैं, पर अगली सुबह उन्हें उठने में देर हो जाती है, इसीलिए वो लोग निकलने में भी लेट हो जाते हैं। बहुत देर हो गई, अब तो हम लोगों को पहुँचने में पक्का रात हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग पापा जी को समझा देंगे कि देर हो गई थी। क्या हुआ? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या गांव का रास्ता ये है या कोई और। खैर, इसी पर चलता हूँ, लग तो यही रहा है। ओह, पापा का फोन है। हाँ पापा, नमस्ते। तू कहाँ है? आज आया क्यों नहीं? मैं रास्ते में हूँ, गांव पहुँच गया हूँ, बस 15-20 मिनट का रास्ता बचा है। हे भगवान, मैंने तुझे मना किया था कि रात में मत आना। अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? हम लोग कार से आ रहे हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। ओफो, एक तो ये बच्चे कभी बात नहीं समझते हैं। अच्छा सुन, अगर तुझे रास्ते में कोई सफेद साड़ी पहने खूबसूरत सी लड़की दिखे तो अपनी कार मत रोकना और सीधे चले आना। वो औरत नहीं, चुड़ैल है, कोई भी दయ్యం। ये सुनकर राज के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि सामने खड़ी वो औरत अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हेलो, क्या हुआ? मैं आकर बात करता हूँ। जितना मुमकिन हो सकता है राज उतनी स्पीड में कार भगाना शुरू करता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि उसकी कार की खिड़की के बाहर वो औरत उन्हें साथ चलती हुई दिख रही है और अब वो बहुत डरावने रूप में है। वो कभी राज की तरफ आती है तो कभी काजल की तरफ। दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। ये क्या हो रहा है राज? तो इसीलिए पापा जी ने हम लोगों को रात में आने से मना किया था। अगर ये बात पापा पहले ही बता देते तो मैं पक्का रात में नहीं आता। बाहर आओ, बाहर आओ। नहीं, बाहर मत जाना राज, ये तुम्हें मार डालेगी। मैं कौरवी दయ్యం हूँ, मैं सिर्फ प्यार करना जानती हूँ और बदले में प्यार ही मांगती हूँ। तुम घबराओ मत काजल, मैं उतर कर देखता हूँ, वरना ये हमें जाने नहीं देगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरी पत्नी काजल है और उसकी गोद में मेरी बेटी पिंकी है। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं इनको अभी मार देती हूँ, फिर तुम मुझसे शादी कर सकते हो। नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों को छोड़ दो। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं अपनी पत्नी से एक आखिरी बार मिल लूं और उसका मंगलसूत्र उतार दूं। ये आप क्या कर रहे हैं? राज कोई जवाब नहीं देता और उसके पास जाकर उसका मंगलसूत्र उतार लेता है और चुपके से उसकी बैग से सिंदूर की डिबिया भी निकाल लेता है। वो लोग बहुत डरी हुई हालत में घर पहुंचते हैं और राम प्रकाश को पूरी बात बताते हैं। राम प्रकाश पहले तो राज को थोड़ा डांटता है पर फिर उससे चिपककर रोने लगता है। बेटा, कौरवी दయ్యం वो औरत होती है जिसे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला और वो कुंवारी ही मर गई। इसीलिए वो मरने के बाद अपना पति ढूंढती है और जो उससे शादी करने को मना करता है वो उसे मार डालती है। हालांकि वो सिर्फ रात में निकलती है, इसीलिए अब तुम वापस दिन में ही जाना। ठीक है पापा। 2 दिन बाद वो दोनों वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। अच्छा पापा, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। वो लोग वहाँ से सुबह सुबह निकलते हैं। उन्हें लगता है कि दिन में उन्हें कौरवी दయ్యం नहीं मिलेगी, पर वो बहुत खतरनाक रूप में अचानक उनकी कार के बोनट पर आ धमकती है और गुस्से से कहती है,
तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। आज तक ऐसा मेरे साथ किसी ने नहीं किया था। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे दिन में आना पड़ा है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। गाड़ी हवा में उठाती है। ये सब वो मेरी वजह से कर रही है। मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा, तभी मेरी बीवी बच्चे बच पाएंगे। तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो ले लो, पर उन दोनों को छोड़ दो। कौरवी दय्यम कार को नीचे उतार देती है और राज का गला पकड़कर उठाती है। वो एक चीख मारती है जिससे राज सहम जाता है और फिर वो उसे उड़ाकर हवा में ले जाती है और उसका एक हाथ काट देती है और दूसरा हाथ काटने ही वाली होती है कि तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और एक पुजारी उसके ऊपर चिल्लाता है, ए चुड़ैल, मैं ईश्वर के नाम पर तुझे आदेश देता हूँ कि तू पृथ्वीलोक को छोड़ दे। भगवान तुझे मुक्ति दे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे तो बस प्यार चाहिए था। क्या दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे? तुम मर चुकी हो, तुम्हें प्यार नहीं मिला, इस बात को कबूल कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, जब सबको प्यार मिलता है तो मुझे क्यों नहीं? राज ने कौरवी दय्यम को प्यार से गले लगाया, जिससे वो बहुत खुश हुई और क्योंकि उसे अब एक प्यार का स्पर्श मिल गया था, इसीलिए उसे मुक्ति मिल गई और वो अचानक गायब हो गई। सबने चैन की सांस ली। आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था।
वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहां भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा।
इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गई। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिसे यह साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे। रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को ये सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सब ने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था।
गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। रात का समय था। एक लड़का पहाड़ी रास्तों पर अपनी बाइक को भगाता चला जा रहा था। वो अमावस की रात थी, इसीलिए बाइक की हेडलाइट के सिवा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। और तभी अचानक बारिश होने लगी। ओहो, अब मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक मैरिज हॉल दिखा जो बंद पड़ा था। वो वहीं पर रुक गया। उसने बाइक की हेडलाइट जल्दी छोड़ दी ताकि कुछ रोशनी रहे, पर 1 मिनट बाद अचानक बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और खूब अंधेरा हो गया। और इस अंधेरे में अचानक मैरिज हॉल के अंदर से मंत्रों की आवाज आने लगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। लड़का उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और तभी जोरदार बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में उसने देखा कि वो पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ है और बीच में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा है। वो घबराकर वहां से फौरन भागा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो भीगता हुआ ही चल दिया, लेकिन उसकी बाइक की हेडलाइट ऑन नहीं हुई। उस अंधेरे में वो 2 कदम ही चल पाया कि अचानक वो सामने से आती बस से टकरा गया और उसकी वही मौत हो गई। ठीक 1 महीने बाद सुनील और मोहिनी की शादी होने जा रही थी और उन्होंने हिमाचल में डेस्टिनेशन वेडिंग तय की थी। सुनील मोहिनी के माता पिता को फोन करता है और फिर वो लोग हिमाचल जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ सुनील के 2 दोस्त राजीव और संजय भी थे। लेकिन पंडित जी को तो लेकर नहीं चल रहे हो? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो कोई ना, वहाँ कोई पंडित मिल जाएगा। हिमाचल के पहाड़ी रास्तों का सफर जितना सुहावना था उतना ही डरावना भी था। अमावस की रात थी, पहले ही चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो लोग उस मैरिज हॉल में पहुंचे जिसे सुनील ने बुक किया था। हॉल बाहर से पूरा सजा हुआ था, लेकिन वहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये क्या माजरा है? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे यार, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, यही है। देखो, सारा डेकोरेशन वैसा का वैसा ही है जैसा कि हमने कहा था। सब हॉल के अंदर चले गए। सुनील ने सबसे आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सुनील, राजीव और संजय पंडित की तलाश में निकल पड़े। आसपास कई पंडितों से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यार, यहाँ ये सारे पंडित ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया जगह पर आ गए हों। अंत में उन्हें एक अजीब सा पंडित मिला जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था, लेकिन उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो काम तो हो ही जाएगा और उसे लेकर हॉल वापस आ गए। जयमाला रात को 12 बजे शुरू करना है, सारी तैयारी कर लो। 12 बजे? इतनी रात को? हाँ, यही शुभ मुहूर्त है। रात के 12 बजे के बाद जब जयमाला की प्रक्रिया शुरू हुई, सुनील ने मोहिनी के गले में माला डालनी चाहिए, लेकिन जैसे ही माला मोहिनी के गले के पास पहुंची, सारे फूल अचानक से मुरझा गए। सब ये देखकर हैरान रह गए। ये क्या हुआ? सारे फूल कैसे सूख गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नई माला थी। उन्होंने दूसरी माला मंगवाई, लेकिन जैसे ही उसे गले में डालने की कोशिश की, फूल फिर से मुरझा गए और अचानक हॉल में लगे सारे फूल भी मुरझाने लगे। एक भी ताजा फूल नहीं बचा। ये देखकर सभी लोग डर से सिहर गए। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो गलत है यहाँ।
आखिर में थक हार कर उन्होंने सिर्फ एक धागे से जयमाला की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद पंडित ने घोषणा की कि फेरे रात के 3 बजे होंगे। तभी अचानक हॉल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। हवा का एक तेज झोंका आया और सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा और इसी बीच एक चीख सुनाई दी। सुनील, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं, बस हवा है। और उसी पल हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर गिरा, जिससे प्रदीप बाल बाल बचा। ये देखकर सबकी हालत पतली हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद ये सब अचानक शांत हो गया। ये सब क्या था? क्या यहाँ कोई भूत है? यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, अब सब कुछ शांत हो गया है। ये बस हवा से हो रहा था। अरे, हवा से झूमर गिर गया? नहीं बेटा, बात कुछ और है। बिलीव मी मम्मी, इट्स ऑल राइट। 3 घंटे किसी तरह गुजर गए। रात के 3 बजे फेरे शुरू करने का समय आ गया था। सब लोग पहले से ही डरे हुए थे। पंडित जी ने फेरों की तैयारी शुरू की, लेकिन अचानक पंडित जी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे, जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? ये पंडित जी को क्या हो गया? जल्दी से पानी लाओ, किसी तरह इन्हें होश में लाओ। सभी घबराकर पंडित के पास पहुंचे और उनके मुंह पर पानी छिड़कने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी होश में आ गए। ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पंडित जी, ऐसा मत कहिए, हमें शादी करनी है। मैं जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। पंडित वहाँ से तेजी से निकल गया। सब लोग और भी ज्यादा डर गए थे, लेकिन मोहिनी के पिता प्रदीप को इस पर कोई यकीन नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फेरे करवा दूंगा। हम बिना किसी पंडित के भी शादी कर सकते हैं। प्रदीप पंडित की जगह जाकर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। प्रदीप ने जैसे ही पंडित की जगह ली और फेरे शुरू किए, अग्निकुंड की जलती हुई आग बार बार बुझने लगी। हर बार जब वो मंत्र पढ़ते, आग कमजोर पड़ने लगती और बुझ जाती। फेरे फिर से शुरू हुए। एक एक करके 6 फेरे हो गए। 7वां फेरा शुरू होने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। उसकी आंखें लाल थी और वो तेजी से चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस खंडहर में शादी कर रहे हो? ये जगह शापित है। अगर तुम रुके तो सब मारे जाओगे। अब ये कौन पागल है? अंधे हो क्या बाबा? ये तुम्हें खंडहर दिख रहा है? अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। उस बूढ़े के ये कहते ही अचानक से वो मैरिज हॉल धूल मिट्टी से भरे खंडहर में बदल गया। जगह जगह मकड़ी के जाले थे। फर्श पर गंदगी और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। सब डर से कांपने लगे और अगले ही पल पूरे हॉल में घना अंधेरा छा गया। वो लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये जगह तो... हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। डर से कांपते हुए सभी लोग तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। ये दरवाजे खुल क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है? भगवान के लिए हमें यहाँ से बाहर निकालो। सच बताओ, ये सब क्यों हो रहा है? 1950 में यहाँ एक लड़की और लड़का शादी करने आए थे। उनका नाम मनोज और शीला था। वो अपने घर वालों से छुपकर शादी कर रहे थे, पर लड़की का बाप एक शक्तिशाली तांत्रिक था, तो वो यहाँ शादी रोकने आया। लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। गुस्से में उसने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ किसी की शादी नहीं होगी। खासकर अमावस्या पर तो अलग ही तबाही होगी, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या थी। मोहिनी ने चौंक कर अपनी माँ चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने अब एक राज खोला। दरअसल माँ बाप की कहानी है। मेरी माँ का नाम शीला था और पिता का मनोज, और मेरे नाना तांत्रिक थे।
ये श्राप ही हमें यहाँ खींच कर लाया है। और असल में मेरे नाना ने सिर्फ इस जगह को नहीं बल्कि अपनी बेटी को भी श्राप दिया था कि उसकी औलादों की शादियां तबाही लेकर आएंगी। सुनील का गुस्सा भड़क गया और वो मोहिनी के परनाना को कोसने लगा। तभी अचानक बिजली वापस आई। चारों तरफ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई। पूरे हॉल में जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। ये लाशें कहाँ से आई? हमारा अंत यही लिखा है। अचानक अग्निकुंड की लपटें बढ़ने लगी, जैसे उनमें कोई घी डाल रहा हो। बढ़ते बढ़ते उन लपटों ने उस खंडर नुमा मैरिज हॉल को जलाना शुरू कर दिया। मोहिनी और सुनील की आंखों के सामने ही सारे लोग जलने लगे। वो लोग भी मर जाना चाहते थे, लेकिन आग ने उनको छुआ तक नहीं। सब लोग और सारी चीजें जलकर राख हो गईं। उनकी शादी उनके खानदान की तबाही लेकर आई थी और भविष्य में भी यही होने वाला था, क्योंकि ये श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। रीमा और सोम, ये दो चोर रात के समय गांव-गांव घूमकर चोरियां करते थे। दोनों को इसमें बहुत मजा आ रहा था। एक रात ऐसे ही चोरी करने के इरादे से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचे। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव को देखने लगे। गांव दिखने में छोटा था, पर घर बहुत अच्छे और बड़े थे। देख रही हो रीमा, गांव के सभी लोग बहुत पैसे वाले दिखते हैं। ये गांव तो हमें एक ही रात में अमीर बना देगा। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं। इनके घर में चोरी करना आसान नहीं होगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। ये गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक होते हैं। हम इन्हें नकली चुड़ैल बनके डराएंगे और फिर लूट लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब इन्हें नकली चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर रीमा चुड़ैल की तरह हंसने लगी और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम का एक आदमी उसकी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर नहीं था, पर पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। उस रात वो दोनों घर में गप्पे लड़ा रहे थे। तभी घर की लाइट चली गई। अरे ये क्या? तुम यहीं रुको, मैं ऊपर देख के आता हूं। शायद बारिश की वजह से गई होगी। गुरुनाथ वहां से चला गया। बाहर अचानक बिजली कड़की और नलिनी डर गई। थोड़ी ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोरों से चीखने की आवाज आई। उस आवाज से नलिनी और भी डर गई। गुरुनाथ, क्या हुआ आपको? नलिनी अंधेरे में दौड़कर ऊपर जाने लगी। उसी वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़कर नीचे आ रहा था। सीढ़ियों के बीच में दोनों टकराए और नीचे गिर गए। नलिनी ने गुरुनाथ को देखा। वो बहुत डरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। ये खून कैसे निकल रहा है? ऊपर ऊपर! कौन है ऊपर? चुड़ैल! चुड़ैल का नाम सुनकर नलिनी भी डर गई। तभी दोनों ने देखा कि सीढ़ियों से एक रोशनी उनकी तरफ हवा में तैरती हुई आ रही थी। दोनों डर के मारे भागे और घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, पर घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गुरुनाथ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इतने में पीछे से एक भयानक आवाज आई। रुक जाओ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी थी। उस मोम की रोशनी में उसका डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। भागने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तुम जो कहोगी वो हम करेंगे।
पर हमें जाने दो प्लीज। अच्छी बात है। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। उसके बाद चुड़ैल ने अपना एक हाथ खिड़की की ओर बढ़ाया और अपनी उंगलियां हिलाने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने उंगलियां हिलाई, एक बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आया और चुड़ैल के सामने जमीन पर गिर गया। ये देखकर गुरुनाथ और नलिनी बहुत ज्यादा डर गए। तुम्हारा सारा पैसा और सोना लेकर इस बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे। उतने में चुड़ैल चिल्लाई, जल्दी करो वरना इस आग से तुम दोनों को जला दूंगी। गुरुनाथ ने जाकर बैग उठाया और भागता हुआ पैसे लाने चला गया। चुड़ैल वहीं खड़ी रहकर नलिनी को घूर रही थी। नलिनी चुड़ैल के उस भयानक चेहरे को देखकर डर रही थी। अचानक खिड़की से जोर की हवा आई और चुड़ैल की साड़ी उड़ने लगी। नलिनी की नजर चुड़ैल के पैरों पर गई। उसने देखा कि चुड़ैल ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। नलिनी को चुड़ैल पर शक होने लगा। ये चुड़ैल तो कोई लड़की लगती है जो चोरी के इरादे से यहाँ आई है। मुझे ये बात गुरुनाथ को बतानी होगी। नलिनी ने चुपके से अपनी चप्पल उतारी और उस मोमबत्ती पर दे मारी। इसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही नलिनी गुरुनाथ की तरफ भागी। गुरुनाथ, रुक जाइए, ये नकली चुड़ैल है। चुड़ैल भी उसके पीछे भागी, पर अंधेरे की वजह से उसका सर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। घर की लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल की आवाज सुनकर गुरुनाथ और नलिनी उसके पास आए। चुड़ैल जमीन पर चुपचाप पड़ी हुई थी और अब साड़ी के अंदर की जीन्स साफ नजर आ रही थी। अरे, ये तो नकली चुड़ैल है। तो इसने वो बैग कैसे हवा में उड़ाया? चुड़ैल की आवाज सुनकर सोम घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और सीधा जाकर चुड़ैल के पास बैठ गया। रीमा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, मतलब तुम भी इसके साथ हो? मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को अंदर करवाता हूँ। जैसे ही गुरुनाथ फोन की तरफ बढ़ा, बाहर जोरों से बिजली कड़की और चुड़ैल ने गुरुनाथ का पैर पकड़ लिया। गुरुनाथ एकदम से चौंक गया। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर नलिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि साड़ी के अंदर तो रीमा थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो आम लड़की थी ना, जो नकली चुड़ैल बनी थी। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ी हो गई। कोई रीमा नहीं है यहाँ। वो पैसों का बैग मुझे दे दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुरुनाथ ने डरते हुए कहा। मैं नहीं दूंगा। नलिनी, ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। क्या कहा? चुड़ैल ने गुस्से में आकर गुरुनाथ को हवा में उठाया और दीवार पर फेंक दिया। चुड़ैल ने वो बैग उठाया और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़ता हुआ बाहर आया और चुड़ैल की दिशा में देखने लगा। सोम को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त जो नकली चुड़ैल बनी थी, वो अब असली चुड़ैल का रूप लेकर इंसानों को मार रही थी। उस हादसे के बाद गांव में चुड़ैल की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई, क्योंकि लोग उसकी जीन्स देखते
और उसको नकली चुड़ैल मानकर उसे पैसे देने से इनकार कर देते थे। एक शहर से दूसरे शहर तक रास्ता बनाने का काम चल रहा था। वो रास्ता एक छोटे से गांव से होकर गुजरने वाला था और इसीलिए सरकारी अधिकारियों को उस गांव के मुर्दा घर की जमीन चाहिए थी। उस सिलसिले में गांव के पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आने वाले थे। मुखिया तो पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गए थे, पर सरकारी अधिकारी अभी नहीं आए थे। थोड़ी ही देर में अधिकारी भी वहां आ गए। आइए आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आइए बैठिए, कहिए क्या काम कर सकता हूं मैं आपके लिए। देखिए मुखिया जी, आपको तो पता है कि आपके गांव में जो मुर्दा घर है उसकी जमीन सरकार को रास्ता बनाने के लिए चाहिए। उस रास्ते का फायदा आप गांव वालों को ही होने वाला है और जैसा भी है, पर आखिर में सरकारी काम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ बाधा ना डालें। यही आपके लिए और इस गांव के लिए बेहतर होगा। अरे हम क्यों बाधा डालने लगे सर जी, बस विधायक जी से कहकर हमारे लड़के का काम करवा दीजिए। जी, वो टेंडर का काम? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बस वो टेंडर दिलवा दीजिए। मैं इन गांव वालों को समझा दूंगा कि मरे हुए लोगों को कहीं और दफन कर दे। जी, वो टेंडर का तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कल ही विधायक जी से बात की थी, वो मान गए हैं, तो कल से काम शुरू कर सकता हूं मैं। अरे खुशी से कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मीटिंग खत्म करके दोनों अपने अपने काम पर चले गए। अगले दिन से अधिकारी के देखरेख में काम शुरू हो गया। गांव वाले भी खुश थे कि अब उनको एक अच्छा और पक्का रास्ता मिलेगा। पूरा दिन बिना रुके काम चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनों ने मुर्दा घर पूरी तरह से उधेड़ दिया। हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। उस दिन जमीन से बहुत सारे कंकाल बाहर निकले। उन सारे कंकालों को जलाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया गया। पहले दिन का काम पूरा हो चुका था। रात को सारी मशीनें बंद थी और सारे मजदूर सो चुके थे। दूसरे दिन अधिकारी और मुखिया काम देखने आए तो वो हैरान रह गए। कल जो जमीन मशीनों ने उधेड़ दी थी वो आज बिल्कुल सपाट थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारे गड्ढे बुझ गए थे और कंकाल भी अपनी जगह पर नहीं थे। अरे मुखिया जी, हमने काम शुरू किया था और बहुत सारे कंकाल भी निकाले थे जो अब यहाँ नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये कैसे हो सकता है? सर जी, कहीं जल्दी में आपने दूसरी जमीन तो नहीं उधेड़ दी? अरे क्या बोल रहे हो आप मुखिया जी, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? फिर ये सब कैसे हो गया? अधिकारी सोच में पड़ गया और उसने अपने सारे मजदूरों को फिर से काम करने का आदेश दिया। पूरा दिन जमीन खोदने का काम चलता रहा, पर इस बार उन्हें एक भी कंकाल नहीं मिला। सारे मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात को फिर से काम बंद करके सब सोने के लिए चले गए। अधिकारी जहां रुका था वो एक छोटा सा घर था। वो वहां आराम से सो रहा था। अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वो हड़बड़ा कर उठा। इतनी रात गए कौन आया होगा? अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोलने गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरा हुआ खड़ा था। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने डरे हुए क्यों हो? सर जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताइए। मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा, आप पहले जल्दी से मेरे साथ चलिए। मुखिया और अधिकारी दौड़ते हुए मुर्दा घर पर आए। अधिकारी हांफता हुआ यहाँ वहां देखने लगा। सब मशीनें बंद थी, चारों तरफ सन्नाटा था। गड्ढे भी वैसे के वैसे ही थे। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप कह रहे थे कि सब पहले जैसा हो गया, पर यहाँ तो सब ठीक है। मुखिया सामने देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में बोला,
सर जी, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? ये लोग। इतना कह के मुखिया ने जमीन की तरफ हाथ किया। अधिकारी पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही मुखिया ने हाथ बढ़ाया, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आने लगे। उनमें औरतें, आदमी और जानवरों के कंकाल शामिल थे। वो सब जमीन से बाहर निकलकर हवा में खड़े हो गए। अधिकारी वो नजारा देखकर बुरी तरह से डर गया। वो मुखिया की तरफ मुड़ा और उसे कहने लगा, अरे मुखिया जी, भागो यहाँ से, ये सब भूत हैं। अधिकारी ने देखा कि मुखिया अपनी जगह से नहीं हिल रहा था और उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी थी। अचानक मुखिया के अंदर से एक कंकाल बाहर निकला और कंकाल के बाहर निकलते ही मुखिया का शरीर नीचे गिर गया। अधिकारी भागने की कोशिश करने लगा, पर उसे सारे कंकालों ने घेर लिया और उनमें से एक कंकाल आगे आया। तुमने हमारा घर बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मरने के बाद भी तुम सरकारी लोग हमें चैन से जीने नहीं देते। पर कोई बात नहीं, जिंदा लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर हम कंकाल तुम्हें सजा देकर रहेंगे। अब तुम्हें और इस मुखिया को हम नहीं छोड़ेंगे। मुखिया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो कंकालों से घिरा हुआ था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। सर जी, ये सब क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा था। हम सब इस मुर्दा घर के कंकाल हैं, जिनका घर तुमने तबाह किया। अब हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे, वो भी हमारे तरीके से। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इनकी गलती है। मुझे जाने दो। उनकी आवाज सुनकर सारे कंकाल अपने दांत बजाने लगे। दांतों की आवाज सुनकर मिट्टी का ढेर अपने आप थरथराकर गड्ढे में गिरने लगा और गड्ढे का बुझना शुरू हुआ। जैसे जैसे गड्ढे बुझते गए, मुखिया और अधिकारी की आवाजें शांत होती गई। थोड़ी ही देर में मुर्दा घर के सारे गड्ढे भर गए और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढों के बुझते ही सारे कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगे। उसी के साथ पास में खड़ी हुई गड्ढा बनाने की मशीन भी जमीन में धंसने लगी। मशीन के पूरी तरह से धंसने के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। उस हादसे के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी वहां नहीं आया और सरकार ने भी उस गांव से रास्ता बनाने का काम बंद कर दिया। महावीर अपने आलीशान घर में आराम से सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बाहर प्राणी पक्षियों की रोने की आवाजें आ रही थी। काली रात का वो वातावरण अमावस की वजह से बहुत भयानक महसूस हो रहा था, पर महावीर चैन की नींद सो रहा था। सुबह जब महावीर उठा तो उसे तेज और गंदी बदबू आने लगी। उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी। उसने अपनी आंखों को रगड़कर ठीक से देखा तो वो डर गया। घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था और वो कोई मामूली कचरा नहीं था। उससे निकलने वाली बू किसी आदमी की जान ले सकती थी। ये सब क्या है? ये इतना कचरा मेरे घर में कैसे आया? ये जरूर किसी की गंदी हरकत है। इनको अभी सबक सिखाता हूँ। साधु, ए साधु, जल्दी इधर आओ। महावीर की पुकार सुनकर साधु भागता हुआ आया। साधु महावीर का बहुत पुराना और वफादार नौकर था। साधु भी ये सब कचरे को देखकर डर गया। साधु, ये सब क्या है? ये गंदगी किसने फैलाई है यहाँ? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं सर। मैं तो रात को अपना सारा काम खत्म करके अपने घर चला गया था। फिर रात भर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अभी सुबह यहाँ आया हूँ मैं। जब तुम यहाँ आए तब तुम्हें ये गंदी बदबू नहीं आई?
मेरी तो जान निकल जा रही है इस बदबू से। नहीं सर, आई थी, पर मुझे लगा ये बदबू मेरे शरीर से आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी ऐसी ही बदबू आती रहती है। ठीक है, इस कचरे को जल्दी से साफ करो। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक ये सारा कचरा साफ हो जाना चाहिए, वरना कल से नौकरी पर मत आना। जी सर, अभी करता हूँ। महावीर बिना नहाए अपने घर से चला गया। साधु ने पूरा घर साफ करके पहले जैसा कर दिया। महावीर फिर अगली रात सोने के लिए चला गया, पर सुबह जब वो उठा तो डर के मारे कांपने लगा। आज कल से भी ज्यादा कचरा और गंदी बदबू आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके घर में हो क्या रहा है। उसने साधु को घर फिर से साफ करने के लिए बोला और बिना नहाए कंपनी चला गया। महावीर जब अपनी कंपनी पहुंचा तो उसके मैनेजर ने उसे बताया कि कंपनी का सारा कचरा पिछले 2 दिनों से गायब हो रहा है। महावीर ने कंपनी के हर एक आदमी से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। कचरे के अचानक गायब होने की वजह से कंपनी का हर एक आदमी और महावीर डरा हुआ था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगर इन्हें पता चला कि कंपनी का सारा कचरा कोई मेरे घर में डाल रहा है तो सब और भी ज्यादा डर जाएंगे। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक दिन महावीर थका हारा घर आया और बिना बैठे फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। उसे पानी की टेस्ट कुछ अजीब लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इस पानी में बहुत सारा कचरा है। ये तो हद हो गई। अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। साधु, ए साधु! साधु हाथ का काम छोड़कर भागते हुए महावीर के पास आया। क्या हुआ सर? ये पानी इतना गंदा क्यों है? क्या तुमने इसमें अपना हाथ डाला था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि घर के सभी नलों में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। ये बात अब हाथ से निकलती जा रही है। दिखाओ मुझे। साधु ने एक नल चालू करके महावीर को दिखाया। वहां से लगभग काला पानी आ रहा था। महावीर उस पानी को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। महावीर ने वो गंदा पानी पी लिया था। उसकी वजह से वो अगले दिन ही बीमार पड़ गया। महावीर के बीमार पड़ने के बाद घर में कचरा और गंदा पानी तेजी से आने लगा। साधु भी रोज घर की साफ सफाई करके थक जाता था, इसीलिए उसने भी कचरा साफ करना बंद कर दिया था। बहुत दिन हो गए, महावीर ठीक नहीं हो रहा था। साधु भी घर साफ नहीं कर रहा था, पर महावीर उसे कुछ नहीं कह पाता। एक रात महावीर अपने कमरे में आराम कर रहा था। साधु अपना सारा काम खत्म करके घर जा चुका था। तभी महावीर को किसी चीज की आवाज आने लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान न देकर फिर से सो गया। पर कुछ देर बाद वो आवाज तेज होने लगी। जो बदबू उसे सुबह उठने के साथ आती थी, वो उसे अभी आने लगी। लगता है कोई कचरा फेंक रहा है। आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। महावीर की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठा और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। इसी वजह से वो दूसरे कमरे में गया। उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो जो देख रहा था शायद ही कोई देख पाता। उसने देखा कि बहुत से लोगों की आत्माएं हवा में उड़ती हुई पूरे घर में कचरा फेंक रही थी।
उसे अचानक बगल से पानी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक आत्मा पाइप पर हाथ रखकर कुछ बड़बड़ा रही थी और उसकी वजह से नल का पानी गंदा हो रहा था। डर के मारे उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकल पाई। चुपचाप वहां से वो बाहर आया और घर के दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। घर में चारों तरफ आत्माओं का वास हो चुका था और वो सारे घर में कचरा फेंक रही थी। उसकी आवाज से एक आत्मा की नजर उस पर पड़ी। वो और भी ज्यादा डर गया और पूरे घर में यहाँ वहाँ भागने लगा, पर महावीर बीमारी के कारण कमजोर था, इसीलिए एक आदमी के आत्मा ने उसको पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का बिगाड़ा है। तुम्हारी वजह से बहुत से गांव खत्म होने की कगार पर है। मतलब यही कि तुम हत्यारे हो। तुमने और तुम्हारी कंपनी ने बहुत सी हत्याएं की है। हम जिस गांव में रहते थे वहां के बीचों बीच नदी बहती थी, चारों तरफ खुशहाली थी, पर जब से तुम्हारी कंपनी ने उस नदी में जहरीला पानी छोड़ना शुरू किया, तब से हमारे गांव में लोग मरने लगे। बच्चे कुपोषित पैदा होने लगे। आज भी वहाँ गांव की माएं अपने बच्चों को वो जहरीला पानी पिलाती है। जब तक तुम जिंदा हो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरी आत्मा ने उसका मुंह खोलकर उसे गंदा पानी पिलाना शुरू किया। वो पानी पीकर उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ने लगा। दूसरी आत्मा ने उसके शरीर पर कचरा फेंकना शुरू किया। इतना कचरा फेंका कि वो दिखना बंद हो गया। वो गंदा पानी पीने की वजह से और उस कचरे की गंदी बदबू के कारण महावीर की वहीं पर मौत हो गई। गांव के भूतों ने कंपनी में जाकर मैनेजर को भी डराया। उस दिन से कंपनी ने गंदा पानी नदी में छोड़ना बंद कर दिया। बेचारे भूतों को मुक्ति मिल गई और गांव को भी अच्छा पानी पीने मिल गया। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी, अब जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है? बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी।
कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। एक डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है, विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी, मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोककर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए, लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ। अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ, चलो।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। 13th फ्लोर का राज। जय और रोहन मुंबई शहर के जाने माने घोस्ट बस्टर्स थे, जिन्होंने पिछले 8 सालों में काफी भूतों के केसेस सुलझाए थे। लेकिन एक ऐसा अनोखा किस्सा उनके साथ घटा जिससे उनका भूतों को देखने का नजरिया ही बदल गया। 1 साल पहले की बात है, जब रोहन और जय रेडियो पर अपना पसंदीदा हॉरर शो सुन रहे थे। तो चलिए आज जानते हैं गोरेगांव के एक ऐसे अनोखे केस के बारे में जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसा कौन सा केस है जो हम सुलझा नहीं सकते?
यार तू सुनना ध्यान से। गोरेगांव वेस्ट में बसी एक ऊंची सी बिल्डिंग जिसके 13th फ्लोर पर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ओएसिस अपार्टमेंट्स नामक ये बिल्डिंग में वैसे तो सब सुकून से रहते हैं, लेकिन रात के 11:30 बजे से 12 बजे के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। 20 फ्लोर की इस बिल्डिंग में अगर कोई 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में 13th फ्लोर से ऊपर जाना चाहे तो उसे ये लिफ्ट 13th फ्लोर पर ही रोक देती है, जहां कोई नहीं रहता। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा बहने लगती है। लिफ्ट 10 से 15 सेकंड के लिए रुकती है, ना कोई चढ़ता है और ना ही कोई उतरता है, और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने उस फ्लोर पर जाने की हिम्मत की थी और वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज तक जो भी उस समय में 13th फ्लोर पर उतरा वो फिर कभी वापस नहीं आया। जरूर कोई शापित आत्मा का साया होगा जो आने जाने वालों को मार देना चाहता होगा, पर बाकी के समय क्या होता होगा? अगर आप भी सोच रहे हैं कि बाकी के समय क्या होता है, तो इसका जवाब है कुछ नहीं। बाकी के समय लिफ्ट में 13th फ्लोर का बटन दबता ही नहीं और ना ही लिफ्ट वहां खुलती है। इसीलिए उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी बस 11:30 से 12 बजे के बीच में लिफ्ट यूज नहीं करते। केस तो काफी रोमांचक लग रहा है वैसे, है ना? चल इसका भी राज खोला जाए। और जय और रोहन ने ये केस उठा लिया। कुछ दिनों बाद जय और रोहन ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। ठीक 11:30 बजे दोनों लिफ्ट में चढ़े और उन्होंने 15वें फ्लोर का बटन दबाया। ठीक कहानियों की तरह 13th फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। अंधेरा काफी घना था, तो जय ने टॉर्च जला लिया। रोहन भाई, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। जरूर इस फ्लोर पर कुछ तो अजीब है। चलो जाकर देखते हैं। हाँ, और घोस्ट डिटेक्टर मशीन ऑन करना मत भूलना। ऑन कर दिया है भाई, अब चल। दोनों 13th फ्लोर पर उतरे और अलग अलग दिशा में खोज करने निकल पड़े। फ्लोर काफी बड़ा था और अंधेरा बहुत ज्यादा। दोनों को ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक आत्मा! मेरा शक सही था, यहाँ कोई आत्मा तो पक्का है। थोड़ी और खोज करनी पड़ेगी ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके। भाई ये देख। रोहन ने कुछ ऐसा नजारा देखा कि उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने मजदूरों की लाशों का ढेर पड़ा था। कहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। कुछ तो मायावी हो रहा है यहाँ। थोड़ी देर बाद जय को अपने पीछे से एक साया जाता हुआ दिखा। भाई मुझे कुछ दिखा। कहाँ पर? यहाँ। जैसे ही जय वापस पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। जय की तरफ एक औरत की आत्मा सीधी उड़कर आ गई। बेटा, मैं आ रही हूँ। और वो आत्मा सीधा जय के आर पार गुजरकर लिफ्ट में चली गई और लिफ्ट बंद हो गई। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, पर काफी भयानक सा एहसास था। चल भाई, अभी 12 भी बजने वाले हैं, हम अब घर चलते हैं। दोनों घर लौट गए। दूसरी सुबह दोनों ने पिछली रात के बारे में सोचा। भाई भले ही काफी डरावना अनुभव था, लेकिन हम हार मानने वालों में से तो नहीं हैं। हाँ, इस केस को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। वी आर द बेस्ट घोस्टबस्टर्स। ये भयानक आत्मा वहाँ कैद है ये तो समझ गया, पर इसने अपने बेटे के बारे में कुछ तो बोला था ना? इसका राज हमें वापस जाकर पता लगाना चाहिए। और 2 दिन बाद ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। इस बार उन्होंने आत्माओं की बात रिकॉर्ड करने वाला टेप रिकॉर्डर अपने साथ लाया था।
13th फ्लोर पर जाते ही दोनों ने उस आत्मा से संपर्क करना शुरू किया। हम जानते हैं तुम यहाँ कैद हो। हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हमें बताओ कि क्या चाहती हो। अचानक रोहन का दम घुटने लगा, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो और वो हवा में तैरने लगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। और वो आवाज गायब हो गई। तू ठीक है? हाँ भाई, चल यहाँ से चलते हैं। कुछ तो सुराग मिला। जय और रोहन ने टेप को घर जाकर उल्टा प्ले किया तो आवाज आई, चले जाओ वरना उसकी तरह तुम्हें भी मार डालूंगी। और फिर प्रेम, मेरे बेटे प्रेम से मिलना है। प्रेम! प्रेम? जरूर इस बिल्डिंग का कोई गहरा राज है जो अब दब चुका है। इस पर हमें रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने पर दोनों को पता चला कि ठीक 30 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, प्रेरणा रस्तोगी नाम की एक औरत की इस बिल्डिंग की लिफ्ट में ही मौत हो गई थी। कुछ खराबी की वजह से लिफ्ट 13th फ्लोर पर अटक गई थी और प्रेरणा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बिल्डिंग का नाम बचाने के लिए बिल्डर्स और दूसरे अधिकारियों ने इस केस को दबा दिया था। प्रेरणा की लाश को मजदूरों ने इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में दफना दिया। प्रेरणा का एक बेटा भी था जो तब 5 साल का था। क्योंकि ये आत्मा अंत में अपने बेटे से मिल नहीं पाई, इसीलिए इसे मुक्ति नहीं मिली और ये वहीं उस बिल्डिंग में कैद हो गई। तो अगर हम इसे इसके बेटे से मिला दें तो शायद इसे मुक्ति मिल जाए। चलो इसके बेटे को ढूंढते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें प्रेम का पता मिला जो अब 35 साल का हो चुका था। उन्होंने प्रेम को मिलकर उसे पूरी कहानी सुनाई तो प्रेम दंग रह गया। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं भाग गई थी। तुम्हारी मम्मी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है प्रेम। चलो उनसे मिलने चलो। उसी रात तीनों ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुँचे। इस बार 13th फ्लोर का बटन दबा भी और लिफ्ट 13th फ्लोर पर जाकर रुकी भी। शरीर जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। वो तीनों 13th फ्लोर पर उतरे। तुम यहीं रुको प्रेम, हम दोनों तुम्हें बुलाएंगे तब आ जाना। थोड़ा आगे चलने के बाद रोहन और जय प्रेम को दिखना बंद हो गए। हवा में मानो कोहरा सा छा गया था। आगे जाते ही जय की गर्दन किसी आत्मा ने पकड़ ली और उसे नीचे पटक दिया। जय! तुम दोनों फिर आ गए। अब वापस नहीं जाओगे। यहाँ आने का अंजाम भुगतो। और प्रेरणा की आत्मा ने रोहन को उठाकर फेंक दिया। रोहन पिलर से जाकर टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हम तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। और वो बेहोश हो गया। कैसा तोहफा? झूठ बोलता है। तू भी उन सब के जैसा ही है जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई, और अब तू भी उन्हीं के साथ नर्क में जाएगा। प्रेरणा की आत्मा रोहन पर वार करने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, माँ। प्रेरणा की आत्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रेम उसके सामने खड़ा था। जैसे ही प्रेरणा ने प्रेम को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने प्रेम की तरफ देखा और कहा, तू मेरा बेटा प्रेम है? तू आ गया। कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ तेरा। कितना बड़ा हो गया है तू। मुझे माफ कर देना बेटा। इन जाहिलों की वजह से तेरा बचपन बर्बाद हो गया। अब मैं इस जैसे सभी जाहिलों का अंत कर दूंगी। प्रेरणा रोहन की तरफ बढ़ी पर बीच में प्रेम आ गया। नहीं माँ, ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया और आपसे मिलाया। इन्हें मत मारो।
तू नादान है बेटा, ये सब एक जैसे ही हैं। मैं इन सबको मार डालूंगी। प्रेरणा ने प्रेम को धक्का मारा और रोहन की तरफ मुड़ी। अचानक प्रेरणा की आत्मा जलने लगी। उसने पीछे देखा तो प्रेम गंगा जल पकड़े हुए खड़ा था। मुझे माफ करना माँ, तुझे रोकना जरूरी था। अब आराम करने का समय हो गया है, आराम कर माँ। अगर तुझे ये सही लगता है तो यही सही बेटा, बस खुश रहना। मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगी। प्रेरणा की आत्मा जलकर धीरे धीरे गायब हो गई। जब जय और रोहन को होश आया तब उन्होंने देखा कि प्रेम अकेला बैठा था। माँ घर लौट चुकी हैं, हमें भी चलना चाहिए। उसके बाद 13th फ्लोर का श्राप हट गया और फिर कभी भी लिफ्ट वहां जाकर नहीं रुकी।